तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस टॉपिक को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। और सच कहूँ तो एक बात पढ़कर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। वो ये कि क्रिप्टो वॉलेट्स असल में क्रिप्टो स्टोर ही नहीं करते हैं। ये सुनकर मुझे लगा ये क्या बात हुई। मतलब अगर वॉलेट में कॉइन नहीं है तो फिर है क्या? हाँ, ये वो पहला आहा मोमेंट है जो लगभग हर किसी को होता है। और अब यही इस पूरी चर्चा का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं है, ये एक माइंडसेट का शिफ्ट है। ये समझना कि आप अपनी डिजिटल संपत्ति के सिर्फ मालिक नहीं हैं, आप उसके बैंक भी खुद हैं। बैंक भी खुद हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर वॉलेट में कॉइन्स नहीं है तो हम असल में किस चीज की हिफाजत कर रहे हैं? हम हिफाजत कर रहे हैं प्राइवेट कीज़ की। इसे ऐसे समझिए कि ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट डिजिटल लॉकर रूम है। आपका क्रिप्टो उस लॉकर के अंदर है, जिसे सब देख सकते हैं, पर खोल कोई नहीं सकता। अच्छा। उस लॉकर को खोलने की जो चाबी है, वही आपकी प्राइवेट की है। तो वॉलेट का काम क्रिप्टो को संभालना नहीं है, बल्कि उस चाबी को सुरक्षित रखना है। ओहो, तो सारा खेल चाबी का है। तभी वो कहावत इतनी मशहूर है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। मतलब अगर चाबी आपके कंट्रोल में नहीं तो वो क्रिप्टो भी आपका नहीं है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का मूल सिद्धांत है। देखिए, ट्रेडिशनल बैंकिंग में अगर आप पासवर्ड भूल जाएं, तो आप बैंक को फोन करके रीसेट करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ब्लॉकचेन की दुनिया में कोई बैंक नहीं है, कोई कस्टमर केयर नहीं है। आपकी प्राइवेट की आपकी पहचान और आपके मालिकाना हक का एकमात्र सबूत है। अगर वो की खो गई, तो आपका क्रिप्टो ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए एक डिजिटल भूत बनकर रह जाएगा। मतलब सबको दिखेगा पर उसे कोई कभी एक्सेस नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली ये तो डरावना है। जिम्मेदारी सच में बहुत बड़ी है। तो अगर वॉलेट में सिर्फ चाबियां होती हैं तो फिर ये हॉट और कोल्ड वॉलेट में क्या फर्क है? लोग अक्सर हॉट वॉलेट से ही क्यों शुरू करते हैं? ये पूरा मामला सुविधा और सुरक्षा के बीच के संतुलन का है। हॉट वॉलेट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमेशा हॉट यानी इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है। ये आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए बना है। तो जब हम हॉट वॉलेट की बात करते हैं तो क्या हम किसी एक्सचेंज, मान लीजिए वजीर एक्स या CoinDCX पर जो वॉलेट है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर मेटामास्क जैसे मोबाइल ऐप्स की? सोर्सेज में दोनों का जिक्र है। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों ही हॉट वॉलेट हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। एक्सचेंज पर जो वॉलेट होता है वो कस्टोडियल होता है। मतलब उसकी प्राइवेट कीज एक्सचेंज के कंट्रोल में होती हैं, आपके नहीं। ओके, मतलब नॉट माई कीज नॉट माई क्रिप्टो वाला मामला। सही पकड़ा। वो आपको सुविधा तो देते हैं, पर आप अपनी संपत्ति का पूरा कंट्रोल उन्हें दे रहे होते हैं। और मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट? वो नॉन कस्टोडियल हैं। जब आप इन पर वॉलेट बनाते हैं तो प्राइवेट कीज सीधे आपके फोन या ब्राउजर में जनरेट होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में रहती हैं। आप अपनी संपत्ति के असली मालिक होते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ये भी इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, इन पर ऑनलाइन हमलों का खतरा तो बना ही रहता है। सोर्सेज में लिखा है कि हॉट वॉलेट्स पर हैकिंग का खतरा रहता है, लेकिन ये खतरा कितना रियल है? मतलब क्या सच में यूजर्स को इतना सावधान रहना चाहिए? ये 100% वास्तविक है और खतरा सिर्फ बड़े हैकर से नहीं है। ज्यादातर लोग अपना पैसा फिशिंग स्कैम्स, फर्जी वेबसाइट्स या मैलवेयर की वजह से खोते हैं। हॉट वॉलेट का भी वही काम है। ये पर्स वाली एनालॉजी तो अच्छी है, लेकिन क्या ये लोगों को थोड़ा लापरवाह नहीं बना सकती? मैंने सोर्सेज में पढ़ा है कि कुछ लोग हॉट वॉलेट में बहुत बड़ी रकम रख लेते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। हॉट वॉलेट सुविधा के लिए है, दौलत रखने के लिए नहीं। जब आपके निवेश का आकार बढ़ता है, जब आप अपनी डिजिटल संपत्ति को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तब आपको एक तिजोरी की जरूरत पड़ती है। और क्रिप्टो की दुनिया में वो तिजोरी है कोल्ड वॉलेट। ठीक है, तो हॉट वॉलेट हुए रोजमर्रा के खर्चों के लिए और कोल्ड वॉलेट्स लंबी अवधि के निवेश के लिए। सोर्सेज में लेजर और ट्रेजर जैसे नामों का जिक्र है। ये तो किसी USB ड्राइव जैसे दिखते हैं। दिखते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा हैं। इन्हें सिर्फ यूएसबी ड्राइव समझना इनकी टेक्नोलॉजी का अपमान होगा। इनके अंदर एक खास तरह की चिप होती है जिसे सिक्योर एलिमेंट कहते हैं। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे आपके क्रेडिट कार्ड या पासपोर्ट में होती है। अच्छा। इसकी खासियत यह है कि आपकी प्राइवेट की इसी चिप पर जनरेट होती है और कभी भी किसी भी हाल में इस चिप को छोड़कर बाहर नहीं जाती। एक मिनट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तब क्या होता है कि बाहर नहीं आती? नहीं, कभी नहीं। ट्रांजैक्शन की डिटेल डिवाइस के अंदर जाती है,
डिवाइस के अंदर ही प्राइवेट की से उसे साइन किया जाता है और फिर सिर्फ वो साइंड ट्रांजैक्शन बाहर इंटरनेट पर जाता है। आपकी चाबी कभी भी आपके कंप्यूटर या इंटरनेट के संपर्क में आती ही नहीं। वाह, यही इसकी असली ताकत है। किसी हैकर के लिए इसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। ये तो वाकई एक किले जैसा है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर ये डिवाइस खो गया या मान लीजिए टूट गया तो क्या मतलब सारा क्रिप्टो गया? और अब हम इस पहेली के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, सीड फ्रेज या रिकवरी फ्रेज। जब आप कोई भी नॉन कस्टोडियल वॉलेट, चाहे हॉट हो या कोल्ड, पहली बार सेटअप करते हैं तो वो आपको 12 या 24 शब्दों का एक सेट देता है। हम्म ये शब्द ही आपकी सभी प्राइवेट कीज की मास्टर की हैं। तो एक सेकंड, अगर किसी को ये 12 या 24 शब्द मिल गए तो उसे मेरे लेजर या ट्रेजर डिवाइस की भी जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी मेरे सारे फंड्स निकाल सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आपका हार्डवेयर वॉलेट तो सिर्फ एक चाबी है। ये 24 शब्द उस चाबी को बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर आपका डिवाइस खो जाता है तो आप एक नया डिवाइस खरीद कर और इन 24 शब्दों को डालकर अपना सारा क्रिप्टो वापस पा सकते हैं। और अगर ये शब्द किसी और के हाथ लग गए? तो वो भी यही कर सकता है। ज्यादातर लोगों का क्रिप्टो डिवाइस के फेल होने से नहीं, बल्कि सीड फ्रेज को गलत तरीके से स्टोर करने की वजह से चोरी होता है। ये तो बहुत ही जरूरी बात है। मुझे याद है सोर्सेज में कहानी थी, किसी ने अपनी सीड फ्रेज की फोटो खींचकर गूगल ड्राइव पे सेव कर ली थी। हाँ, और ये एक क्लासिक गलती है। सीड फ्रेज को कभी भी किसी भी डिजिटल रूप में स्टोर नहीं करना चाहिए, ना कंप्यूटर पर टेक्स्ट फाइल में, ना ईमेल में, ना क्लाउड पर, क्योंकि ये सारी चीजें हैक हो सकती हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? इसे कागज पर लिखकर एक से ज्यादा सुरक्षित जगहों पर रखना। हो सकता है ये थोड़ा पुराना तरीका लगे, पर फिलहाल यही सबसे सुरक्षित है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। हॉट वॉलेट रोजमर्रा के लिए, कोल्ड वॉलेट बड़ी बचत के लिए, और इन दोनों की आत्मा है सीड फ्रेज, जिसे डिजिटल दुनिया से बिल्कुल दूर रखना है। तो फिर एक आम यूजर के लिए सोर्सेज क्या रणनीति सुझाते हैं? क्या सीधे कोल्ड वॉलेट ले लेना चाहिए? नहीं, सोर्सेज एक प्रैक्टिकल अप्रोच की सलाह देते हैं। पहला कदम, एक भरोसेमंद नॉन कस्टोडियल हॉट वॉलेट जैसे मेटामास्क से शुरुआत करें। छोटी रकम से लेन देन करना सीखें, सिस्टम को समझें। दूसरा कदम, जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास और निवेश बढ़ता है, एक अच्छे ब्रांड का हार्डवेयर वॉलेट खरीदें, जैसे लेजर या ट्रेजर। हाँ। और फिर तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अपनी ज्यादातर संपत्ति, मतलब शायद 90% या उससे भी ज्यादा, को कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दें। और हॉट वॉलेट में सिर्फ उतनी ही रकम रखें जितनी आपको अगले कुछ हफ्तों में जरूरत पड़ सकती है। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल अपनाने जैसा है, जैसे हम कुछ कैश पर्स में रखते हैं, कुछ बैंक अकाउंट में, और बाकी बड़ी बचत लॉकर या फिक्स्ड डिपॉजिट में। ये तो एक बहुत ही लॉजिकल एसेट एलोकेशन की रणनीति लगती है। बिल्कुल, ये रिस्क मैनेजमेंट का क्लासिक उदाहरण है। आप अपनी संपत्ति को उसकी उपयोगिता और मूल्य के आधार पर अलग अलग सुरक्षा स्तरों पर बांट रहे हैं। आप सुविधा के लिए थोड़ी सुरक्षा से समझौता करते हैं और अधिकतम सुरक्षा के लिए थोड़ी सुविधा से। और एक स्मार्ट क्रिप्टो निवेशक वही है जो इन दोनों के बीच अपनी जरूरत के हिसाब से सही संतुलन बना सके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये है कि वॉलेट का चुनाव सिर्फ एक ऐप या डिवाइस चुनना नहीं है, ये एक व्यक्तिगत फैसला है जो सुरक्षा और सुविधा की जरूरत पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ा बदलाव जो सोर्सेस सुझाते हैं वो टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि मानसिक है। ये एक बैंक के ग्राहक होने से खुद अपना बैंक बनने का सफर है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन इसी में डिसेंट्रलाइजेशन की असली ताकत और आज़ादी भी है। तो इस गहरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार क्या होगा, कुछ ऐसा जिसे वो अपने साथ ले जा सकें? एक विचार ये हो सकता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा डिजिटल हो रही है, हमारी संपत्ति का रूप भी बदल रहा है। हम अपने घर, जमीन या सोने को सुरक्षित रखने के लिए ताले, तिजोरियां, अलार्म सब कुछ करते हैं। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपनी बढ़ती हुई डिजिटल संपत्ति को वही सम्मान, वही गंभीरता और वही सुरक्षा दे रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में ये सवाल सिर्फ क्रिप्टो के बारे में नहीं होगा, बल्कि हमारे पूरे डिजिटल जीवन की सुरक्षा के बारे में होगा।